हेलो बच्चों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। चलिए बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ में लेखक ने उन नदियों का वर्णन किया है जो हिमालय से निकलकर सागर तक पहुंचने के मध्य कई रूप धारण कर लेती हैं। लेखक ने अभी तक इन नदियों को दूर से ही देखा था। मैदानी इलाकों में यह नदियाँ बड़ी गंभीर, शांत तथा अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत होती थी। किसी सभ्य महिला की तरह दिखने वाली इन नदियों के प्रति लेखक के मन में आदर तथा श्रद्धा के भाव थे। लेकिन इस बार जब लेखक हिमालय की यात्रा पर गया तो इन नदियों का एक अलग ही रूप देखकर हैरान रह गया। हिमालय पर दुबली पतली सी दिखने वाली गंगा, यमुना तथा सतलुज मैदानों में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं? इनके व्यवहार की चंचलता तथा उल्लास मैदानों में क्यों नहीं दिखाई देता? हिमालय की गोद में अटखेलियां करती उसकी इन बेटियों की बाल लीला देखकर लेखक को जितना आश्चर्य हुआ उतना कभी किसी छोटी लड़की या नन्ही कली को देखकर भी नहीं हुआ था। लेखक सोच में पड़ जाता है कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी यह नदियाँ क्यों अतृप्त हैं, क्यों असंतुष्ट हैं तथा किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैन होकर भागी जा रही हैं। वह कौन सी मंजिल है जहाँ पहुंचकर इनकी प्यास बुझ सकेगी? बर्फहीन पहाड़ियाँ, हरी भरी घाटियाँ और गहरी गुफाएं जहाँ इनकी बाल कीड़ा होती हैं को छोड़कर ये आगे बढ़ जाती हैं। आगे जाकर जब ये मैदानी जंगलों में घुसती हैं, पहुंचती हैं, तो क्या इन्हें बीते दिन याद नहीं आते? बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए ज़रूर परेशान रहता होगा। लेकिन यदि हम उसकी बड़ी बड़ी चोटियों से यह बात पूछें तो सिवाय मौन के और कोई उत्तर नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलुज, चेनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय की ही बेटियां हैं। वास्तव में यह नदियां हिमालय के पिघले हुए हृदय की बूंदें हैं जो इकट्ठा होकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। वह समुद्र सचमुच बड़ा सौभाग्यशाली है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ थामने का श्रेय मिला। मैदानों में इन नदियों को देखकर शायद ही कोई यह अनुमान लगा सके कि वृद्ध हिमालय की गोद में बच्चियां बन कैसे खेला करती हैं। लेखक कहता है कि अपने पिता की गोद में वस्त्रहीन खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी लोगों के लिए सामान्य बात हो सकती है, लेकिन उसे यह रूप इतना लुभावना लगता है कि वह हिमालय को ससुर तथा समुद्र को उसका दामाद कहने में ज़रा भी संकोच नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास की बात याद करते हुए लेखक कहता है कि कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का विनिमय देते जाना, प्रतिदान देते जाना, जिससे पता चलता है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सजीव रूप पसंद था। काका कालेलकर ने भी इन नदियों को लोकमाता कहा है, लेकिन लेखक ने इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखते हैं। कई कवियों ने इन्हें बहनों के रूप में भी देखा है। एक दिन थका हारा लेखक सतलुज नदी के पास जाकर बैठ गया और पैर पानी में लटका दिए। थोड़ी देर में जल ने अपना असर डाला। लेखक का मन ताज़ा हो गया और वह गुनगुनाने लगा। चलिए बच्चों, इसके साथ ही ये वाला पाठ हम समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।